अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। पाकिस्तान के किसी भी सूबे में अगर कोई जमात तसलसल के साथ 15 साल से बरसरे इक़्तिदार है तो वो पीपल्स पार्टी है। सिंध पीपल्स पार्टी के वजूद में आने के साथ ही इसका मजबूत सियासी क़िला रहा है। यही वजह है कि इस सूबे में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए कभी जाम सादिक अली फार्मूला अपनाया जाता रहा तो कभी अक्सरियती जमात होने के बावजूद पीपल्स पार्टी को इख्तिदार से महरूम रखा जाता रहा। मगर 2008 के इंतखाबात के बाद सिंध में पीपल्स पार्टी का रास्ता रोका ना जा सका। 2008 में 168 में से 92, 2013 में 91 नशिस्तें हासिल करने वाली पीपल्स पार्टी का मुकाबला करने के लिए 2018 में मुख्तलिफ और मुतजाद नजरियात रखने वाली सिंध की सियासी अशराफिया को ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की सूरत में मैदान में उतारा गया। पीपल्स पार्टी पर 10 साला बुरी कारकर्दगी, नाअहली और करप्शन के इल्जामात की भी भरमार थी, मगर हाइब्रिड निज़ाम की बिसात बिछाने के लिए करवाए गए 2018 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पहले से भी ज्यादा यानी 98 नशिस्तें लेने में कामयाब रही और मुराद अली शाह फिर से सिंध के वजीर आला बन गए। गुज़िश्ता 5 साल में मुराद अली शाह की हुकूमत भले ही गुड गवर्नेंस ना दे पाई हो, मगर जब उनका तकाबुल दूसरे तीनों वज़राए आला जैसा कि पंजाब के उस्मान बुज़दार, KPK से महमूद खान और बलोचिस्तान के जाम कमाल से किया जाता तो मुराद अली शाह को इन सब के मुकाबले में ज़्यादा एक्टिव और मुस्तैद वज़ीर आला माना जाता। मगर अब पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात से ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी को अपने इस मजबूत सियासी गढ़ में भी शायद मुस्तकबिल का खौफ दिखाई दे रहा है? क्या पीपल्स पार्टी को सिंध में नून लीग, GDA और MQM का मुमकिना इत्तेहाद एक बड़ा सियासी चैलेंज दिखाई दे रहा है? अगर मुस्तकबिल को एक तरफ रखते हुए हालिया अरसे की ही बात की जाए तो GDA सिंध की सियासी अशराफिया का नाकाम इत्तेहाद साबित हुआ है। नून लीग पहले ही सिंध में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। सिंध में पार्टी का अंदरूनी तजाद इसे मज़ीद कमज़ोर कर रहा है, जबकि MQM कभी भी अंदरूनी सिंध में एक सियासी चैलेंज रही ही नहीं है। तो फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयानात रोज़ बरोज़ तल्ख क्यों होते जा रहे हैं? किस बात की परेशानी और खौफ है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, अबसार आलम, ज़ैगम खान और शहजाद चौधरी साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का पहला सवाल आप सबसे। बिलावल को वजीर आज़म बनाने का ख्वाब देखने वालों के लिए क्या अपना मजबूत सियासी क़िला बचाना भी मुश्किल हो सकता है? हसन निसार साहब, जिस तरह के बयानात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पूरी सियासी लीडरशिप की जानिब से आ रहे हैं, जिस तरह के सवालात उठा रहे हैं, वो लोग जिनके साथ अभी कुछ माह पहले तक वो हुकूमत करते रहे हैं, वहाँ पर कुछ परेशानी है, होने वाले इत्तेहाद से भी दिक्कत दिखाई देती है, तनकीद पर तनकीद है। क्या वाकई लगता है वो गढ़ जो 15 साल से मजबूती से बना हुआ है, वो किला जो कायम है, वो बचाना मुश्किल लग रहा है पीपल्स पार्टी को? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये फ़िलहाल मुमकिन होगा। भरम भी कोई चीज़ होती है, अगर भरम भी नहीं तो फिर तो मैं नहीं कह सकता। अभी मेरा ख्याल है किला इतना कमज़ोर नहीं हुआ, ठीक ठाक है, गुज़ारे माफ़क वाजबी सा है, उसमें दरारें पड़ चुकी हैं, शिगाफ हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन असल सवाल कुछ और है आयशा, वो उस पर गौर करें जी, फरमाइए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सियासी किलों की औकात और हैसियत क्या है, ये क्या होते हैं? अपनी पूरी तारीख उठा के देख लें, हर सियासी किला जो है वो हवाई किला होता है। किधर है PTI का? PTI किला है पर किधर है? ख़त्म हुई बात। इसलिए ये मेरा ख्याल है ये सवाल रेलेवेंट है ही नहीं है। अगर आप इफ़ यू हैपन टू बी ए स्टूडेंट ऑफ ये सारा जो धंधा है तो किसका सियासी किला है भाई? नहीं सर, ये सवाल क्यों वैलिड? ये तो फिर बहुत वैलिड सवाल होना चाहिए। कतई कलामी की माज़ हसन साहब, जब आप खुद कह रहे हैं कि सियासी किलों की औकात और हैसियत नहीं, सियासी जमातें हैं, लाखों की में वोट लेकर आती हैं, वो काम करते हैं, गवर्नेंस देते हैं तो वोट लेते हैं उसके जवाब में। वो आज कहते हैं मुश्किल वक्त में लीडरशिप फरार हो जाती है, अब से कुछ देर पहले मिट्टी में खिताब किया है, और फिर अवाम का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। वो खुद अपने मुखालिफिन को कह रहे हैं कि वापसी का टिकट कटाओ और जाओ। आप नहीं समझते कि उनको लग रहा है बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो उनके लिए मुश्किल खड़ी करने को है, जो वो चाह रहे थे, जो उनकी ख्वाहिशात हैं, उनके रास्ते में रुकावट बन रहा है? आयशा, जो आप कह रही हैं, जो आप हवाला दे रही हैं, आप मेरी बात की तस्दीक और तौसीक कर रही हैं। खत्म। ये
आप अगर इंजीनियरिंग को, मैनिपुलेशन को, इस तरह की वारदातों को अगर आप सियासत के साथ कंफ्यूज कर रही हैं तो हु एम आई टू स्टॉप यू? मतलब द बॉस, आपने सवाल किया, हमने जवाब दे दिया, बस खत्म। अच्छा चलें जी। कोई किला बिला नहीं है। किधर गया जुल्फ़िकार अली भुट्टो का किला? सिमट के उन्होंने सिंध तक कर दिए, खत्म हो गई बात। पंजाब जबरदस्ती छीना, जो वारदातें भयानक की, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को वल्गर करके रख दिया। लेकिन ये हुआ, सुभान अल्लाह, जो हुआ सही हुआ, गलत हुआ। 60 साल के पटवारी भर्ती हो, देखें ना करें यार आप। मेरी समझ में नहीं आती, मेरी समझ में आपका सवाल ही नहीं आता। ये बिल्कुल इररेलेवेंट सा सवाल है। चलें जी, मैं इसी की तारीख है सामने, ठीक है। क्या शहजाद साहब वाकई इतना इररेलेवेंट है ये सवाल, जब मैं ये पूछ रही हूँ कि 14 नशिस्तों वाली GDA हो या फिर 21 नशिस्तों वाली MQM या नून लीग, जिसके पास सिंध में कोई स्पेस ही नहीं है, 15 साल अपने मैंडेट पे राज करने वाली पीपल्स पार्टी को परेशानी है, दिक्कत। और आप खुद हमारे पास कह चुके कई बार कि कबूलियत के लिए भी खुसूसियत की कुछ ज़रूरत होती है। क्या वाकई कोई हैसियत ही नहीं है इन सियासी जमातों की, इनके क़िलों की? अच्छा देखिए, असल में आपका सवाल जो मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि पीपल्स पार्टी या उसकी लीडरशिप इतनी रंजीदा क्यों नज़र आती है, इतने परेशान क्यों हैं, इतने मुश्किल में क्यों लगते हैं। जैसे कि आज मिट्टी के जलसे के अंदर बिलावल भुट्टो का जो एक बॉडी लैंग्वेज थी वो आपको लग रही थी कि वो वाली एनर्जी नहीं थी उनके अंदर जिस तरीके से होनी चाहिए। हालांकि अपने घर में बैठे वो, ये उनका घर है, ये उनका अपना जिसे कहते हैं मस्कन है, वहाँ बैठ के, किला नाज है, मस्कन कह लें, वहाँ बैठ के वो तकरीर कर रहे थे, अपने लोगों से बात कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद वो हरकत, वो डायनामिज्म जो आप चाहते हैं वो नजर नहीं आया उसके अंदर। तो वो आपकी बात सही है कि रंजीदा क्यों है, परेशान क्यों दिखाई देते हैं, डिप्रेस क्यों है। डिप्रेशन का लफ्ज भी इस्तेमाल किया गया PPP की लीडरशिप के अंदर कोई 1-2 रिपोर्ट्स के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि वजह क्या है? वजह ये है कि शायद किसी ने ये बताया हो कि अगले वजीर आज़म आप हैं, जरदारी साहब ने बता दिया हो कि मैंने बात कर ली है, लेकिन वो जो डिलीवर होना था साउथ पंजाब, उनको वो ना हो पाया। जो बलूचिस्तान के अंदर बाप पार्टी को किसी और तरफ लगना था वो ना हो पाई, और उसके बाद फिर KP के अंदर कोई उनकी अरेंजमेंट होनी थी वो नहीं हो पाई। तो इसलिए वो जो एक ख्वाब दिखाया था उनको कि वज़ीर आज़म बनने का, वो शायद नहीं हो पाया। एक और बात भी मैं आमतौर पे कहता हूँ कि देखिए, 5 और 6 को 11 करना बहुत मुश्किल है। अगर आप 9 पे हो तो 11 किए जा सकते हैं, तो वो खसूसियत से कह लीजिए या नंबरों की बुनियाद पे कह लीजिए। तीसरी बात, आपका सवाल ये, चूंकि आपका सवाल इसके क्या सिंध को भी खतरा हो सकता है, तो मुझे बताइए सिंध में एजेंट्स ऑफ चेंज क्या है? यानी कोई कौन सा तब्दीली का, सियासी तब्दीली का ऐसा आपको चेंज एजेंट नजर आता है जो कि वो तब्दील कर देगा सियासी सूरत हाल? MQM को बनाया गया, ख़त्म होकर रह गई। PTI को उठाया गया वहाँ कराची के अंदर कम से कम, और उसके बाद फिर आगे नामो निशान, अब पता नहीं क्या बनेगा, आगे जाके देखेंगे इलेक्शंस के बाद कितनी बचती है। शहजाद साहब, कतई कलामी की इजाजत। आज की खिताब में बिलावल भुट्टो साहब ये फरमा रहे थे कि मैं थर के काम के ऊपर, या जो थर में डिलीवर किया, मैं पूरे मुल्क में उस पर इलेक्शन लड़ सकता हूँ। खैर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाती, मैंने उसके बाद जाके चेक किया थर को 18-19 ऑनवर्ड्स तो कुछ मुझे फिगर्स नंबर्स नहीं मिले, लेकिन आप जब डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो वो ये कहते हैं, क्या वो 18 को देख के, थोड़ा सवाल मेरा आगे रखते हुए, आपने जब ये कहा कि उनको किसी ने बताया होगा या पैगाम होगा कि आपके लिए पॉसिबल है, तो क्या वो 18 को देख के उन्होंने गलत उम्मीद रख ली कि जब वो सब हो सकता है तो मैं भी क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा ना कि कम 9 को कम से कम होना चाहिए ना। आप 5 और 6 से 11 पे नहीं ले जा सकते ना। तो वो पहले 5 और 6 से 9 पे जाने का बंदोबस्त करें, तो ताकि उसके बाद कोई आपका कोई ऐसी खसूसियत पैदा हो कि आपको 11 पे खींचा जा सकता हो। तो इसको छोड़ के, मतलब मुझे तो कोई सिंध के अंदर कम से कम कोई तब्दीली के आसार नजर नहीं आते। GDA हो गया या जमात इस्लामी या JUIF का जिक्र, या नून जा रही है, नून तो खुद किसी के कंधे पे जाके बैठ रही है वहां पे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि एजेंट ऑफ चेंज जिसे कहते हैं सिंध में की हद तक कोई हरगिज नजर नहीं आता। लेकिन एक चीज याद रखिए, ये अभी की, आज की ये परेशानियां और मुश्किलें और ये डिप्रेशन नजर आती है। इलेक्शंस के बाद क्या सूरत हाल बनती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। जिस तरह PDM के अंदर, देखिए आप कोशिश तो करते हैं मैक्सिमम की कि मुझे वजीर आजम बना दिया जाए, अगर नहीं बनते तो वजीर खारजा तो काबिल कबूल हो ही जाता है ना किसी शक्ल के अंदर। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये पीपल्स पार्टी की हतमी पोजीशन है, या 2024 के इलेक्शंस के बाद ये कोई और भी बदल सकती है और फिर वही हम मिक्स एंड मैच देख सकते हैं। ये पहले भी पार्टियां इकट्ठी रही हैं। ऑलरेडी एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की बात की जा रही है कि एक यूनिटी गवर्नमेंट, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट क्रिएट होगी।
इसकी कोशिश हो रही है। यानी इसलिए आप PMLN को इतना मुतहरिक देखते हैं मुख्तलिफ पार्टी से मुल्ला। तो बहरहाल ये देखिए, आजकल है ज़माना चीज़ें बनाने का और संवारने का। पाकिस्तान मुश्किलात में है और जो संवारना है और बनाना है उसका मकसद किसी की नज़र में या सबकी नज़र में ये हो सकता है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निकाला जाए। उसके लिए अगर सब मिलकर करना चाहते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, वरना तो मुझे लगता है कि सिंध की हद तक कोई तब्दीली मुझे होती नजर नहीं आती। कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। अबसार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परेशान भी है, मोहतात भी है। एक इशारा तो अभी शहजाद साहब ने भी दे दिया कि नोबडी नोज के फ्यूचर में हालात क्या क्या हो, जैसे गुज़िश्ता 18 महीने में साथ खड़े होना पड़ा, दोबारा क्या बनेगी। लेकिन क्या वाकई कोई इतनी परेशानी है कि जो सिंध के अलायंस की बात होती है वो पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किल कर सकता है, या परेशानी कुछ और मामलात की है? देखिए, परेशानी तो आप परेशानी कह लें इसको, या सर्वाइवल मोड कह लें और फाइटिंग मोड कह लें। मुझे तो पीपल्स पार्टी की ये जो स्पिरिट है गेम में रहने की, सियासी गेम में रहने की और फेडरल पॉलिटिक्स जो है उसकी गेम में रहने की, मुझे तो ये एक हेल्दी साइन लगता है कि एक सियासी जमात को मुसलसल मजबूर किया जा रहा है, और बहुत सारी सियासी जमातों को, नून भी उसमें शामिल है, जिनको मजबूर किया गया कि वो इलाकाई जमातों तक महदूद हो जाएं, और वो फिर भी वो सियासी जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी भी और नून लीग भी, और पीपल्स पार्टी उसमें बहुत आगे है इस गेम में, कि वो मुसलसल कोशिश करती हैं कि वो फेडरल लेवल पे अपना हिस्सा क्लेम करें। अख्तर मेंगल की BNP को मैं यही करते देखता हूँ, ANP को करते हुए देखता हूँ, इवन MKM भी ये कोशिश करती है। तो ये तो एक फेडरेशन के लिए और फेडरेशन की यूनिटी के लिए बड़ा ही सेहतमंद और खुशाइंद ये स्पिरिट है। अब उसमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा आपको तारीख में जाके। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई और उसको इलेक्शन में कामयाब करवाया, फिर उसके वज़ीर-ए-आज़म बने, सदर बने, वज़ीर-ए-आज़म बने, और फिर दूसरा इलेक्शन हुआ, फिर मार्शल लॉ आया और वो फांसी चढ़ गए। इस सारे अमल में उनको 10 साल लगे। उसके बाद नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने पीपल्स पार्टी को चलाया तकरीबन 20-25 साल, और मोहतरमा नुसरत भुट्टो भी फौत हो गई, बेनज़ीर भुट्टो भी शहीद कर दी गई लियाकत बाग के बाहर। तो उसके बाद से पार्टी जो है वो जरदारी साहब के पास है पिछले 16 साल से। पिछले 16 साल से जरदारी साहब ने, देखें, अगर आप जरदारी साहब को कहते हैं ना कोई नॉन भुट्टो है, लेकिन उन्होंने भुट्टो फैक्टर को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करके अपने आप को इस फेडरेशन की गेम में मुसलसल रखा है। वो इक़्तिदार में आए, वो सदर बने, उन्होंने अपना वज़ीर-ए-आज़म वो लेके आए, फिर दूसरा वज़ीर-ए-आज़म लेके आए, सेनेट चेयरमैन ही उन्होंने ली, जिस तरह भी ली, स्पीकरशिप पहले भी रखी, बाद में भी रखी है पिछले 1.5 साल में। वज़ारत ख़ारजा अपने बेटे को दिलवाई और भी बहुत सारी मिनिस्ट्रियाँ दिलवाई। तो पिछले 16 साल में अगर आप देखें उनके कि इक़्तिदार के डायरेक्ट 5 साल मरकज़ में लेने के साथ साथ 15 साल में, पिछले 16 साल जो जरदारी की सियासत है उसमें से 15 साल मुसलसल वो सिंध में हुकूमत में है, जो बेनज़ीर भुट्टो भी नहीं कर सकी थी। तो ये और उस पर 18वीं तरमीम की भी एक वजह थी, क्योंकि 18वीं तरमीम में सूबों को इतने इख्तियारात और पैसा चला गया कि सिर्फ सूबे की हुकूमत अपने पास रखना दूसरे बड़े सूबे की, इट मैटर्स इन पॉलिटिक्स। तो वो उन्होंने किया और करके दिखाया। तो अभी भी आप देख लें कि वो मरकज़ में नहीं है पिछले 10 साल से, लेकिन उन्होंने स्पीकरशिप भी ली, उन्होंने सेनेट चेयरमैनी भी ली, वजारत ख़ारजा भी ली, और भी अहम वजारतें ली। तो वो गेम में रहना जानते हैं। ये जो इस वक्त कन्फ्यूजन या घबराहट जिसको आप कह रहे हैं, मैं नहीं समझता ये घबराहट है, मैं इसको समझती हूँ उनकी स्पिरिट है कि वो फेडरल पॉलिटिकल गेम में अपना स्टेक या पाया, उनका जो शेयर ऑफ द पाए है वो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाह रहे हैं। और उसके लिए उन्हें ये तो पहले पता चल गया था कि वज़ीर-ए-आज़म बिलावल भुट्टो नहीं बनेंगे, हालांकि पहले बहुत उम्मीद थी उनको, लेकिन अब जो उन्हें ये लग रहा है कि जो उनका सिंध का शेयर है उसमें शायद कुछ कमी आ जाए, और मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी कमी आएगी। कि उसकी 2-3 वजूहात हैं। पहली सबसे बड़ी वजह यह है 15 साल जो आपने भी जिक्र किया, जो इनकम्बेंसी फैक्टर या फटीग होती है ना, वो डेफिनेटली कुछ असर रखती है। 15 साल से आप एक ही पार्टी, एक ही चेहरा, एक ही किस्म के वज़रा, मुसलसल एक ही तरह की पॉलिसीज़ देख रहे हैं, चाहे आप तरक्की कर रहे हो, हालांकि तरक्की नहीं हो रही, लेकिन फ़र्ज़ कर आप तरक्की भी कर रहे हो, फिर भी वोटर चाहता है कि मैं थोड़ी सी तब्दीली लाऊं। वो थोड़ी सी कितनी है
वो सीटों में कितनी सीटों में ट्रांसलेट होगी ये वक्त बताएगा। और जो मुखालिफ जमातें हैं जो इकट्ठी हो रही हैं, मतलब नून लीग है, MQM है, GDA है, और ये और PTI अब उस तरह मैदान में नहीं है, तो वो भी एक वैक्यूम आया है। तो वैक्यूम प्लस पीपल्स पार्टी का शेयर में से कितना छीन पाती हैं ये अगले 2-3 महीनों में पता चल जाएगा। दुरुस्त हो गया। चलिए, तो PTI का वैक्यूम किधर किया जाता है। यहाँ मैं ज़ैगम साहब आपकी तरफ आऊंगी। एक बात की अबसार साहब ने, जरदारी साहब गेम में रहना जानते हैं। बुनियादी सवाल के साथ मेरा आपसे एक ज़िमनी सवाल भी है। नवाज शरीफ साहब दूसरे सूबों में नून लीग को मजबूत करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये जो जरदारी साहब गेम में रहना जानते हैं, नवाज शरीफ कहीं पंजाब में ज्यादा पुरएतमाद तो नहीं दिखाई दे रहे, या जानते हैं कि गेम में कैसे रहना है, माजी कुछ और है? हमें फ़ख्र होना चाहिए कि जरदारी साहब की शक्ल में हमारे पास गैरी कैस्परोव से एक बड़ा शतरंज का खिलाड़ी मौजूद है। ये अलग बात है कि इन 16 साल में पीपल्स पार्टी का कबाड़ा हो गया। 2008 में पीपल्स पार्टी के 31% वोट थे और 2018 में 13% हो गए, और लग नहीं रहा कि अभी कोई बहुत ज़्यादा उसमें तब्दीली आएगी। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर सिंध को पीपल्स पार्टी नहीं जीतेगी तो कौन जीतेगा? क्या बशीर मेमन साहब की वलवला अंगेज़ क़यादत में मुस्लिम लीग नवाज़ जीतेगी? वो कहावत है पंजाब में कि बारात जो है वो घर पर पहुंच गई है और ये लड़की की बालियां जो कान सिलवाने हैं उसके लिए दौड़ रहे हैं। अब आके ये सूबाई सदर मुतय्यन कर रहे हैं। आप सिंध में मुस्लिम लीग नवाज़ के 2 लीडर्स के नाम नहीं गिनवा सकते, 2 हल्के नहीं बता सकते जो आप कहें कि ये मजबूत हल्के हैं। यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज़ अच्छी फाइट दे सकती है। कितने वोट वो दे सकते हैं MQM को? MQM कितने उनको वोट दे सकती है? सिंध में जाके दूसरे अजला में वो GDA को कितने वोट दे सकते हैं? GDA उनको कितने वोट दे सकती है? PTI बहुत मुश्किल में सही, लेकिन अच्छे वक्तों का भी हाल देख लीजिए। कितनी तवज्जो सी कराची से बाहर PTI की। रात को कहीं गुजारते हुए सिंध में शायद उन्हें किसी आमिल ने बता दिया था कि आप कराची में, सिंध में रात ठहर गए तो आपको कोई ज़कूटा जिन चिमट जाएगा। इन 3.5 साल हुकूमत में वो एक रात भी इमरान खान ने सिंध में नहीं गुजारी। ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पार्टी की इन्वेस्टमेंट है। GDA मौजूद है, शहजाद साहब ने GDA का भी बता दिया कि वहाँ के कुछ बड़े लोग, बड़े वडेरों और पीरों की पार्टी है, अवाम तक वो कभी नहीं पहुँची। गुज़श्ता सालों में मेरा सिंध में बहुत जाना हुआ है, इस साल भी मैं 2-3 बार गया हूँ। मैंने एक तो ये देखा है कि सिंध के नौजवानों में बिलावल भुट्टो के लिए बहुत मोहब्बत मौजूद है, जरदारी साहब के लिए ना सही। मैंने ये भी महसूस किया है कि सिंध की मिडिल क्लास में पीपल्स पार्टी से बहुत नाराज़गी भी मौजूद है, लेकिन अल्टरनेटिव किसी के पास नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि पीपल्स पार्टी की जगह फलां पार्टी मौजूद है, अगर इसके पास हम चले जाएं तो ये हमारे मसाइल का हल कर सकती है। जो नतीजा निकला है वो हमारे सामने है। इस 16 साल में पीपल्स पार्टी मजबूत से मजबूत हुई है। उसे इनकम्बेंसी फैक्टर का नुकसान नहीं हुआ, उसकी सीटें बढ़ी हैं। उसकी सीटें उन इलाकों में भी बढ़ी हैं जहां वो 1970-71 में भी मजबूत नहीं थी। उसने कराची में अपनी सीटें बढ़ाई हैं, अपनी वोट बेस बढ़ाई है, हैदराबाद में बढ़ाई है। तो सिंध में तो हमने देखा है कि उसकी मजबूती में इजाफा हुआ है। उसके ख़तरात ज़रूर हो सकते हैं, एक फियर ऑफ अननून उसको ज़रूर हो सकता है, उसके एक जेलसी का फैक्टर ज़रूर हो सकता है कि उसका शायद ख्याल हो कि मुस्लिम लीग नवाज़ की जगह जो तवज्जो है वो हम पर होगी या हमारे पास एक बेहतर चांस निकलेगा। हमने ज़्यादा खिदमत की है इस्टेब्लिशमेंट की, हम पहले इस्टेब्लिशमेंट से जाकर मिले थे, नवाज शरीफ ताज़ा लाडले बने हैं। ये एक उम्मीदें हो सकती हैं, उम्मीदों का टूटना हो सकता है। थोड़ा बहुत दबाव जो उनको सीधा करने के लिए डाला जा रहा है उसकी वजह से फियर हो सकता है, लेकिन लगता नहीं कि सिंध से उनको कोई बहुत ख़तरा होगा। जिस वक्त तब्दीली का फोकस है वो पंजाब में है। पंजाब बहुत अहम है, पंजाब में इंजीनियरिंग बहुत ही अहम है। पंजाब मुस्लिम लीग नवाज़ को दिलवाना बहुत ही अहम है। मुस्लिम लीग नवाज़ की भी जो ज़्यादा से ज़्यादा ख्वाहिश हो सकती है वो ये है कि दूसरे सूबों में को 2-4 सीटें ले ले, ताकि जब वज़ीर आज़म बने नवाज शरीफ या मुस्लिम लीग नवाज तो वो कौमी हुकूमत होने का दावा कर सके। कहीं ऐसा ना हो कि खाली पंजाब की जमात हो और मरकज़ पे हुकूमत कर रही है, तो उससे तो ताने पड़ेंगे ना। तो चले 2 सीटें अगर सिंध से मिल जाएं
2-4 अगर खैबर पख्तूनख्वा से मिल जाए, 2-4 अगर बलूचिस्तान से मिल जाए, तो कम से कम मरकज़ पे हुकूमत करने वाली पार्टी ये तो दावा कर सकेगी ना कि हम फेडरेशन की जमात। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। गुफ्तगू रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। कंक्लूड यहाँ सियासी किला महफूज है। पैनल की राय यही है कि कोई फियर ऑफ अननोन या जेलसी ज़रूर हो सकती है, मगर सिंध महफूज है, किसी तौर उसको कोई खदशा और ख़तरा नहीं मौजूद है और कोई मुतबादिल भी नज़र नहीं आ रहा है। बाकी फैसला तो आप करेंगे जब वोट डालेंगे इंतखाबात में कि क्या कोई ऑप्शन है या पीपल्स पार्टी ही ऑप्शन। एक ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारी सियासत, इसमें नज़रियात हैं नहीं हैं, नहीं हैं तो आखिर क्यों नहीं है, इस ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तेजी के साथ इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी में शामिल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। नून लीग ने पंजाब भर में करवाए जाने वाले सर्वे के नताइज की बुनियाद पर इलेक्टेबल्स के लिए अपनी पार्टी के दरवाजे खोले। नून लीग की क़यादत ने आइंदा आम इंतखाबात में कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के हुसूल को अव्वलीन हदफ करार दे दिया है। 4 दफ़ा इख्तिदार हासिल करने वाली नून लीग पाकिस्तानी सियासत में इलेक्टेबल्स की अहमियत को अच्छी तरह से जानती है। नून लीग ने फैसला करके ना तो पाकिस्तान की सियासत में कोई नई तारीख रकम की और ना अपनी जमात में। जनरल मुशर्रफ के वज़रा को अपनी हुकूमत की काबीना में शामिल करना तो एक तरफ, मुस्लिम लीग नून ने तो मुशर्रफ के वज़ीर आज़म मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को ही जमात में शामिल कर लिया था। इसी तरह क्या पीपल्स पार्टी ने अपने इक़्तिदार के लिए ज़िया बाक़ियात पर इन्हिसार नहीं किया था? पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी क्या ज़िया दौर में बनाई गई काबीना में वज़ीर नहीं थे? मुल्क की दोनों बड़ी सियासी जमातों की इसी सियासी रिवायत से पीटीआई कैसे पीछे रह सकती थी? पीटीआई कामयाब ही उस वक्त हुई जब उसने मुशर्रफ बाक़ियात के साथ साथ कई बड़े बड़े इलेक्टेबल्स को अपनी पार्टी में शामिल किया। इमरान खान ने फवाद चौधरी, गुलाम सरवर, मखदूम खुसरो बख्तियार, परवेज़ खटक, शाह महमूद कुरैशी, जाफ़र खान लगारी और उमर अयूब जैसे सियासतदानों को अपने साथ शामिल ही इसलिए किया क्योंकि ये सियासतदान इलेक्टेबल्स हैं। पाकिस्तान की सियासत में नज़रिए का अब कोई चलन नहीं रहा, मगर यहाँ पर बुनियादी सवाल यही है कि पाकिस्तानी सियासत में नजरिए को दफन करने का बड़ा कसूरवार कौन है। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल इस तरह से, पाकिस्तान की सियासत को गैर नजरियाती बनाने में बड़ा किरदार किसका है, सियासी जमातों का या फिर इलेक्टेबल्स का? ज़ैगम साहिब, आपके ख्याल में हमारे सियासतदान नज़रिए की बात बहुत करते हैं, मगर हम अमली सियासत को जब देखें तो नज़रिया दिखता नहीं। इसकी वजह, इसके पीछे सियासी जमातें खुद हैं या फिर ये इलेक्टेबल्स हैं जो उनकी बड़ी ज़रूरत बनते हैं? चलानिया शुगर मिला ते लियाने इनकलाब। हमारे चिगोराज टीटियों की फ़िक्र करें, बेनामी अकाउंट्स की फ़िक्र करें या आइडियालॉजी के पीछे जाएं। मेरे ख्याल में इसका सबसे बड़ा कसूरवार क्रोनी कैपिटलिज्म है, सियासत और कारोबार का गठजोड़, जिसने सियासी जमातों को और सियासी रहनुमाओं को कंप्रोमाइज़ करके रख दिया है। जो सियासी जमातें हैं ये 2 तरह की होती हैं। प्रैग्मेटिस्ट जमातें होती हैं जो हर कीमत पे इलेक्शन जीतना चाहती हैं, और आइडियालॉजिकल जमातें होती हैं जिनके कोई असूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं, एजेंडे होते हैं, और वो अपने असूलों की खातिर, नज़रियात की खातिर इलेक्शन हारने को भी तैयार होती हैं। हमारी सियासी जमातें क्रोनी कैपिटलिज्म का शिकार हैं, ज़ाती मलकियतें हैं, फैमिली ओन्ड एंटरप्राइजेज़ हैं, और ये इस्टेब्लिशमेंट के मुसलसल दबाव में रहते हैं, और इसी वजह से दबाव में रहती हैं क्योंकि अंदरूनी तौर पे कमज़ोर हैं और अपना मलकियत रखने के लिए वो पार्टियों की जड़ें नीचे फैलाने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से अवाम से, ग्राउंड से उनको नॉरिशमेंट मिले, उनको वो ग़िज़ा और वो ताकत मिले कि वो जो स्टेट एलीट है उसके सामने खड़ी हो सके। अब नज़रियात तो किसी न किसी तरह के हैं। पीपल्स पार्टी को आप देखिए, कम से कम उनका दावा ही सही कि सोशलिज़म है और लिबरलिज़म है। किसी ज़माने में कुछ न कुछ सोशलिस्ट थी, अब वर्किंग क्लास से, गरीबों से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं। लिबरलिज़म आपको उनमें कुछ नज़र आ जाती है। ख़वातीन के हकूक़ पर, माइनॉरिटीज़ के अक़लियतों के हकूक़ पर पीपल्स पार्टी आज भी खड़ी होती है। सिंध बाकी तमाम सूबों से लीड लेता है। ज़ैगम साहब, कतई कलामी की माजरत, एक जुमला ऐड कर लीजिएगा। जब आप कह रहे हैं नज़रियात हैं, ऐसा दिखता तो यह है कि सिर्फ ऑपोजिशन में होते हैं तो नज़रियात नज़र आते हैं, कोई भी जमात हो, हुकूमत में हो तो कोई नज़रिया नहीं दिखता फिर। जी, आप दुरुस्त कह रही हैं।
अपोजिशन में भी नज़रियात इसलिए नहीं होते कि उस वक्त भी ये प्रैग्मेटिस्ट होती हैं और प्रैग्मेटिस्ट होते हुए हुकूमत में इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रही होती हैं। उस वक्त भी जहाँ ये खड़ी होती हैं, नज़रिए का नारा लगाती हैं, डिफाइंस दिखाती हैं, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोलती हैं, तो उसका सिर्फ मकसद अपने लिए जगह हासिल करना होता है। मकसद वो असूल नहीं होते जिन असूलों की ये बात कर रहे होते हैं। तो अगली जो दो जमातें हैं, PTI और PMLN, माशी तौर पर लिबरल हैं, माशरती तौर पर कंजर्वेटिव हैं, लेकिन आपको नज़र आ रहा है कि माशी तौर पर भी उनका लिबरलिज्म उस वक्त ख़त्म हो जाता है जब वो सरमायादारों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और फ्री जो मार्केट होती है, फ्री मार्केट इकानमी, उसको नहीं चलने देती, क्योंकि मंजूर नज़र जो सेक्टर हैं उन पर वो कौमी वसाइल को ज़ाय कर रही होती हैं, जिसके नतीजे में मुल्क की माशी तरक्की जो एक लिबरल इकानमी में हो सकती है वो भी नहीं हो पाती। अब आखिर में मैं एक छोटी सी आपको एक बात बता दूं जिस पे मुझे अफसोस हुआ। पिछले दिनों एक बैनुल अक़वामी इदारे के एक बहुत बड़े इकानमिस्ट से, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि देखो बहुत से मुल्क जिन्होंने तरक्की की, उसने भारत, कोरिया, थाईलैंड का नाम लिया कि जब वो डिफॉल्ट के करीब पहुंचे, दहाने पर पहुंचे, तो उन्होंने उनको अकल आई और उन्होंने बाउंस बैक किया, अपने आप को बदला और उस के बाद वो बड़ी बड़ी मईशतें नजर आ गई बनी। उसने कहा कि देखो पाकिस्तान जून में डिफॉल्ट को हाथ लगा के वापस आया है, लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में वो सोच मौजूद है कि अब हमें बदलना है। और ये अफसोस है सबसे ज़्यादा हमारी समाज सियासी जमातों पर कि वो अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है और कोई नया माशी प्लान देने को तैयार नहीं। ठीक है, आपने पॉइंट लिया सियासी जमात का। हसन साहब एक यहाँ पे जुमला दिया ज़ैगम साहब ने, मैं चाहूँगी कमेंट कीजिए। दुनिया कारोबार नहीं करती है क्या? दूसरे मुल्क कारोबार नहीं करते क्या? उनकी सियासी जमातें, लीडर्स कारोबार नहीं करते? ये हमारे यहाँ किस तरह का कारोबार है कि पूरा निज़ाम हुकूमत, सियासत, जमहूरियत, आइडियोलॉजी सब दफन कर देता है, सिर्फ कारोबार बचता है और दुनिया फिर हमें इस तरह देखती है जिस तरह ज़ैगम साहब ने कहा अभी? कौन जिम्मेदार है? देखें आयशा, सबसे पहले तो मैं ज़ैगम साहब को जुज़वी हकीकत बयान करने पे ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूँ। जब से हमने ये प्रोग्राम शुरू किया है तब से आज तक इससे ज़्यादा लोडेड और एकेडमिक सवाल और इंटेलेक्चुअली लोडेड सवाल नहीं किया गया। इस सवाल का पहले याद रखें, मुझे चंद सेकंड्स फालतू चाहे, मैं ज़्यादा बात करने वाला आदमी नहीं हूँ। ये बहुत ही एकेडमिक किस्म का सवाल है, इसका कैनवस बहुत बड़ा है और इसका कैनवस उतना ही बड़ा है जितनी बड़ी तारीख है सेपियंस की और जितना साइज है कुर्राए अर्ज़ का। ये समझ लें। ये हमारी सियासी जमातें न 3 में न 13 में ना इलेक्टेबल्स, इनका कोई रोल नहीं है। ये तो कमी है ग्लोबल विलेज के, इनका क्या रोल होना है? दूसरी बात, इंसानी तारीख बिलखसूस नेशन स्टेट्स के बाद भी नज़रियाती, सो कॉल्ड नज़रियाती, नाम नेहाद नज़रियाती सियासत, उसके बाद भी अवाम के इस्तेहसाल का एक फेवरेट हर बार रही है, टूल था। बनीना इंसान की तारीख में कभी कोई नज़रिया नहीं रहा। इक़्तिदार का नज़रिया सिर्फ इक़्तिदार होता है। नत्था सिंह एंड प्रेम सिंह कभी इस तरह वन एंड दी सेम थिंग है। एक बात, ये पूरी तारीख है बनीना इंसान की। इक्तसादियात, सरमायादाराना निज़ाम, ये जो बात अभी इन्होंने की है बड़ी बड़ी पते की बात है। सरमायादाराना निज़ाम पसंद आए ना आए, आप फरिश्ते हैं परकट है बुरा कहें, मैं तो नहीं कहता, रियलिटी है, अल्टीमेट रियलिटी। सरमायादाराना निज़ाम यानी इक्तसादियात ने तमाम तर नजरियात को मौत के घाट उतार दिया है। याद रखना, अब ये छिछोरपन बाकी है। अच्छा, इक्तसादियात ने क्या किया है? डॉलर सिंबल है, एक करेंसी है, कल हो ना हो। सही। डॉलर ने नाम निहाद नजरियात को ताबूत में डाल के इस पे साइंस और टेक्नोलॉजी के कील ठोक के खुद खला, चांद और मरीख का सफर शुरू किया है। आज तक मैंने जो कुछ पढ़ा ये मुझ कम फहम का बॉटम लाइन है।
सही। ये इतना लोडेड सवाल है, इंटेलेक्चुअली इतना ताकतवर सवाल है, कोई नजरिया बाकी नहीं है दुनिया में। और अगर कोई है, और जाओ बाहर जाके देखो, चर्च बंद मिलते हैं, कहानी खत्म है। ये डॉलर, वेदर यू लाइक इट और नॉट, सही, जैगम साहब को पसंद हो ना हो, शहजाद साहब को हो ना हो, आपको हो ना हो, मुझे हो ना हो, बट ये रियलिटी है। इक्तिसादियात, साइंस और टेक्नोलॉजी और सरमायादाराना निजाम, ठीक, बस। चले, बाकी सही, बोगस है, घटिया मुल्कों में ये एक्सप्लॉइट होगा और 10, 20, 50 साल इसका नाम और निशान नहीं रहना। चले जी, हसन निसार साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ इक्तिसादियात है और दुनिया, लेकिन फिर भी शहजाद साहब तरक्की तो कर रही है, डेवलप हो रही है, चले साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे जा रही हो, मगर हम यहाँ देखें सिविल हुक्मरान तो एक तरफ, हमारे तो जो मिलिट्री डिक्टेटर्स जितने आए उनको भी इलेक्टेबल्स ही चाहिए थे, उन्होंने भी इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार किया। मैं वापस अपनी सियासत में आऊंगी, हम तो वहीं खड़े हैं 70 साल से जहाँ खड़े थे। इसका मतलब है इलेक्टेबल्स ही पाकिस्तानी सियासत के असल किंग मेकर्स हैं। आयशा, दो गुजारिशात करूंगा आपसे इस सवाल के तनाजुर में। पहली बात यह है कि जब हम नजरिए की बात करते हैं ना, तो नजरिए का हम जो लफ्ज है या जो आइडिया है, जो ख्याल है, ये हम बोरो करते हैं कोल्ड वॉर की एनवायरनमेंट से। यानी नजरियाती, वो क्या था? जो नजरिया था वो इश्तराकी निज़ाम और सरमायादाराना निज़ाम। जब सोवियत यूनियन और वेस्टर्न वर्ल्ड दो मुख्तलिफ कैंप्स में बटे हुए थे, तो जब हम नजरिए की बात करते हैं तो हम कहते हैं नजरिया हमने वहां से उसको बोरो करके, और आज भी हम नजरिए की बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ नजरिया पाकिस्तान है, पाकिस्तान तो बन चुका। अब उसके बाद और कितने नजरिए और कौन सा नजरिया लेके आना है? मुझे ये बता दीजिए कि जो नजरिया गो के डिफाइन कर रहे थे जैगम साहब, लेकिन आज हम अपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बोलें कि तुम्हारा नजरिया क्या है, नजरिए की उस फ्रेम में उसको जांचने की कोशिश करें तो कोई नजरिया नजर नहीं आता। सब एक ही मईशत के पीछे, एक ही मुआशरत के पीछे, एक ही सियासी निज़ाम के पीछे जा रहे हैं, सबके सब उसी को फॉलो कर रहे हैं। तो एक तब्दीली, एक चीज़ आई, इश्तराकी निज़ाम लेके आया, इस्लामिक सोशलिज्म लेके आया जुल्फ़िकार अली भुट्टो। उसको मैं इसलिए क्रेडिट देता हूं कि उसने एक वो चलते सरमायादाराना निज़ाम के अंदर एक तब्दीली की कोशिश की, वो एक्सपेरिमेंट किया, फेल हो गया। सरमायादाराना निज़ाम वापस अपनी जगह पे आ गया। वो एक एक्सपेरिमेंट था, जो कि वो दिलेर आदमी था, उसने उसको ट्राई किया। तो इसलिए नजरिया तो ऑलरेडी सेटल्ड है। नजरिया तो जमहूरियत आपने इस्टेब्लिश कर लिया कि हमारे मुल्क में जमहूरियत होगी, एक फेडरल स्ट्रक्चर होगा, हम उसके अंदर इलेक्शंस करवाएंगे और हम उसके अंदर आगे इस तरीके से अपना निज़ाम या हुकूमत लेके चलेंगे। दूसरी बात, जब आप इलेक्टेबल्स की बात करते हो ना, इलेक्टेबल्स के साथ भी नजरिए को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। पहली बात है, नजरिया लफ्ज के तौर पे गलत है, क्योंकि नजरिया असल में अब सिर्फ एक दो ही रह गया। वो ये है कि खिदमत और तरक्की, ये नजरिया होना चाहिए। एक मजबूत रियासत, ये नजरिया है। एक मजबूत मुआशरा, ये नजरिया है। एक मजबूत मईशत, ये नजरिया होना चाहिए। बस ये नजरिया है और यही काम होता है। ये परफॉर्मेंस कह लीजिए, ये डिलीवरी कह लीजिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी का काम कह लीजिए। फिर जब आप इलेक्टेबल्स के साथ इसको मिलाते हैं ना, तो उधर हम एक और गलती करते हैं। इलेक्टेबल्स आपके मिजाज और कल्चर में से प्रोड्यूस होते हैं। इलेक्टेबल को ये यानी वो किसी को जो हैं, जो कि अगर इलेक्टेबल्स नहीं है और वो किसी पार्टी के साथ मुंसलिक हैं और उस पार्टी का हिस्सा बन के, तो उनसे पूछ लीजिए उनका नजरिया क्या है। उनका भी कोई नजरिया नहीं, उनका भी नजरिया उसी तरीके से नहीं होता जिस तरीके से जिसको हम इलेक्टेबल कहते हैं, उसका भी कोई नजरिया नहीं होता। इसलिए इलेक्टेबल आपके कल्चर का, आपके कल्चरल मिजाज का एक प्रोडक्ट है। जब तक आप अपने मुआशरे को एक मजमूई तौर पर वो उस किस्म की तालीम और उस किस्म के शऊर और तरबियत नहीं करेंगे जहां पर कि वो इस किस्म के लोग ऊपर लेके आए जो कि उनको ट्रूली रिप्रेजेंट करें, तो फिर आप कह सकते हैं कि फिर इलेक्टेबल की जगह नहीं होगी। तो वो नजरिया नहीं है, वो परफॉर्मेंस, डिलीवरी, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स, उनकी बात की जानी चाहिए। नजरिए तो दब गए काफी अरसे से, साहब ने बताया हमें। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया जी। अफसार साहब, आपकी तरफ आऊं, जहाँ शहजाद साहब ने बात कंक्लूड की, पाकिस्तानी इंतखाबी सियासत के अगर हकायक या ग्राउंड रियलिटी पे नजर डालें, इसका मतलब है जात, बरादरी, थाना कचहरी की सियासत, ये जो इलेक्टेबल्स की सियासत है, ये सियासी रुझान से ज्यादा ये कहा जाए समाजी रुझान है इसके पीछे। उस बायस ये इलेक्टेबल्स हैं और फिर इनकी वो अहमियत है सियासी जमातों में, जहाँ सियासी जमातें फिर पीछे और इलेक्टेबल्स आगे हैं। देखिए, आपका जो बुनियादी सवाल था ना, वो था नजरियाती सियासत है कि नहीं है और उसमें सियासी जमातें जिम्मेदार हैं या इलेक्टेबल्स। पहले मुझे सवाल ये थोड़ा समझ नहीं आया, मैं समझना चाहता हूँ आपसे, नज़रियाती सियासत क्या होती है? मुझे इसका ज़रा बता दें, किस तरह की सियासत, कोई एग्जांपल दे दें कि ये नज़रियाती सियासत है।
मैंने तो सियासत की जो तारीफ पढ़ी है वो तो सिर्फ सर किसी भी नजरिए पे आप रियासत के लिए या आवाम के लिए, जी कहिए। तो गवर्नेंस है ना कि आप बातचीत के ज़रिए पुरअमन तरीके से इस किसी भी मुल्क का निज़ाम चलाना चाहती है एक जमात लोगों की, ग्रोह लोगों का, और वो कहती है नज़रिया कहाँ से आ गया। नज़रिया तो उस वक्त तक दो कौमी नज़रिया है, हम अलग कौम है, हिंदू अलग कौम है, हमें अलग मुल्क चाहिए, वो तो होगी बात। उसके बाद जो सियासत हुई है उसमें नजरिया कौन सा होगा? मसलन क्या बलोच अलग कौम है कोई है, वो सर जैसे मुझे यहाँ तक याद पड़ता है, अगर मैं दुरुस्त याद आ रहा हूँ सार साहब कतई कलामी की माजरत, तो 2008 में जब सियासी जमातें वापस आई मुशर्रफ के टाइम के बाद, तो नवाज शरीफ साहब और नून लीग ने खुद कहा हम किसी लोटे को जमात में नहीं लेंगे, वो लोग जो जमात को मुश्किल वक्त में छोड़ गए वो हिस्सा नहीं बनेंगे। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से ग्रुप बना के शामिल किया गया। ऑनवर्ड्स भी सियासी जमातें, एक मैं छोटी सी बात करेंगे, वो लोग जो जमात के साथ खड़े नहीं होते और कमजोर पड़ते हैं उन टाइम्स में जब जमात को जरूरत हो, हम ऐसे लोगों को शामिल नहीं करेंगे जो हर वक्त इख्तिदार के लिए ख्वाहिशमंद है मगर अपनी जमात के साथ खड़े होते हैं। मगर हमने देखा कि हर बार जब जरूरत पड़ती है वो तमाम लोटे जो कि हर वक्त प्राइम मिनिस्टर के राइट लेफ्ट हैं वो वही नजर आते हैं। तो जमात का नजरिया मैं समझ गया हूं कुछ बात टाइम, जी कहिए। माजरत खाक कर रहा हूँ आपको टोकने की, बहुत लंबा आपका सवाल हो रहा है, वो फिर टाइम भी नहीं आपके पास होगा। जी जी आप कहिए। तो आप समझती लोटे को ना लेने का ऐलान करना नजरिया है, इसको नजरिया कहती हैं आप? ये नजरियाती सियासत हो गई। मैं नहीं इस बात, मतलब लोटे को ना लें, ये तो एक इलेक्शन नारा तो हो सकता है, ये नजरिया कैसे हो गया? तो मैं देखें लीडर्स तो खुद कहते हैं अब हम नजरियाती हो गए, ये हमारे नजरियात हैं सर। भाई लीडर को छोड़ दे, इस वक्त हम लीडर के बयान पे नहीं बात कर रहे, तो आपका सवाल की बात कर रहे हैं कि आपका सवाल है नजरियाती सियासत। तो ये जो सियासत बैशिंग पीरियड हम रोजाना एक चलाते हैं, मैं उसमें ये पूछना चाह रहा हूँ कि नजरियाती सियासत तो सियासत होती है, पावर प्ले है। आपने हुकूमत में आना चाहते हैं आप, और हुकूमत में आके आपका एक प्रोग्राम है, पूरी दुनिया में सियासी जमातें हुकूमत में आके अपना प्रोग्राम लाती हैं कि जी हमने ये काम करना चाहते हैं अवाम की फलाह के लिए, बस दैट्स इट। नजरिया क्या कि मैंने यरूशलेम फतह करना है, मैंने कश्मीर आज़ाद करवाना है, चलो ये नज़रिया तो हो सकता है कि हम जी मुस्लिम उम्मा की निशात सानिया चाहते हैं, ये एक नज़रिया हो सकता है। ऐसा नज़रिया तो कोई भी नहीं है किसी सियासी जमात का। तो सियासी जमातों को प्लीज़ अगर हम थोड़ा सा फरिश्तों से नीचे दर्जा दे दें और यही समझें कि वह हुकूमत कैसे करेंगे और डिलीवर कैसे करेंगे और कितना किया है वहीं तक रखें, तो हमारी और उनकी ज़िंदगी भी, सबकी ज़िंदगी भी आसान हो सकती है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 ये है कि आपने देखें बड़ी महदूद किस्म की आपने ऑप्शन दी हैं कि या सियासी जमातें या इलेक्टेबल, दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। लाज़िम व मलज़ूम है सियासी जमातें और इलेक्टेबल एक ही जगह से इनकी पैदाइश हुई है इस मसले की, लेकिन आपने उसका जिक्र नहीं किया। क्यों? ये कोई मतलब इत्तेफाक होता है रोज़ाना? 1958 में मार्शल लॉ लगा, 1 अक्टूबर में, अयूब खान ने, और आते ही उसने तमाम सियासी जमातें कालअदम करार दे दी। जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था वो भी, किसी ने पूछा? उसके बाद 1 साल बाद 1959 में 1959 में एब्डो लेके आया, जिसके तहत तमाम 98 सियासतदानों को, जिनमें बानियाने पाकिस्तान भी थे, शुक्र है कायदे आज़म और लियाकत अली खान मर चुके थे, वरना उनको भी वो नाअहल करार दे देते। 98 सियासतदानों पे सियासी मुकदमात बनाए, 98 पे, उनमें से 60 ने कहा हमें माफ करो भाई, हम सियासत छोड़ देते हैं। वो सियासत छोड़ गए, बाकी रह गए 28 में से 22 बरी हो गए और 6 को सजा हुई। उनमें से ज्यादातर जो थे वो मशरकी पाकिस्तान थे, जिसमें शेख मुजीबर रहमान भी था और हुसैन शहीद सरवर्दी भी था और मौलाना बशानी भी था। फिर आप कहते हैं इस पाकिस्तान बना कैसे? और इलेक्टेबल्स आए कहाँ से? वो जो 98 सियासतदानों पे आपने मुकदमात बनाए, एब्डो के जरिए निकाला, वो गैप किसने पूरा किया? वो पैदाइश इलेक्टेबल्स की तब हुई, तब हुई इलेक्टेबल्स की पैदाइश। तो आप कह रहे हैं सियासी जमातें भी वहीं पैदा हुई और इलेक्टेबल्स भी वहीं पैदा हुए, तो हमारा कोई पॉलिटिकल सिस्टम है ही नहीं। सियासी जमातों को मार के नहीं मैं नहीं ये कह रहा, मैं कह रहा हूँ सियासी जमातों को कत्ल किया गया और इलेक्टेबल्स की पैदाइश की गई। तो फिर इलेक्टेबल्स उसके बाद से आज तक लाज़िम मलज़ूम है, थोड़ा सा बेहतरी आने की कोशिश हुई थी, 85 के इंतखाबात गैर जमाती करवा दिया गया, मजीद इलेक्टेबल्स आ गए। अब आप भुगते हैं उन इलेक्टेबल्स को, तो ये देखें, और इसमें कसूर सियासी जमातों का या इलेक्टेबल्स का, अवाम का सर, या उस मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का है? नहीं सर, देखें ऐसे ना करें आयशा, बी ऑनेस्ट, कहें कि मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर का कसूर था। बिल्कुल कसूर था सर, मगर जो ताकत पार्लियामान एक सियासी जमात और सियासी हुकूमत को देती है, अगर वो इतनी कमजोर है तो फिर जाहिर बात है अवाम ही कमजोर हुए ना। अफसार साहब, जो ताकत पार्लियामान रखती है वजीर आज़म, कम से कम आप सवाल तो जी, तो सवाल में तो सही डाल लिया करें ना, सबका पूछे, ओपन एंडेड दे दिया करें कि जी कौन जिम्मेदार है। बिल्कुल ऑप्शन है, आप एस्टैब्लिशमेंट को ऑप्शन दे दें,
मैं तो कह रही हूँ फिर तो आपने तो सियासी जमातें भी कर नहीं सर, खुला फोरम है। एक चीज तो है ना, मेरे ख्याल में तो ताकत लाए ही पार्लियामान में करती है, अगर पार्लियामान कमजोर है तो आप फिर हमें और अवाम को कमजोर कह रहे हैं। आयशा एक चीज है ना, जी आइडियोलॉजिकली यू आर राइट बट प्रैक्टिकली दिस इज नॉट द फैक्ट, थ्योरेटिकली यू आर राइट, प्रैक्टिकली मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि उस जमाने के इलेक्टेबल पार्टीज के लीडरान बने हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के हेड हैं सर, सब गोल ये गोल भी तो हमारे यहाँ ही होता है ना कि वो चलते चलते पॉलिटिकल पार्टीज ठीक बना है लेते जी। हैं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी आप सबका। जाहिर बात है हम एक दायरों के सफर में हैं, इंशाल्लाह कभी ना कभी ये सफर अपने अख्तिताम तक पहुंचेगा। आज के प्रोग्राम से इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।